नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। इस स्लाइड में मैं भौतिक भूगोल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करूंगा या व्याख्या करूंगा जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको पानी में डालने पर डूबता नहीं है, अर्थात उसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व से कम है। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने आंतरिक ग्रह देखे थे, वैसे ही बाहरी ग्रह जो गैसीय पिंड है उनमें से एक ग्रह है शनि। तो हम कह सकते हैं कि शनि ऐसा ग्रह है जो पानी में डालने में डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि शनि का घनत्व पानी के घनत्व से या पृथ्वी के घनत्व से कम है। दूसरा क्वेश्चन, भूगर्भ में कितनी गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ जाता है। अर्थात हम गहराई पे जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। इसीलिए कुएं का पानी गर्म होता है और भूगर्भ से निकलने वाली ज्वालामुखी गर्म होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? 165 मीटर। जैसे हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं और हमें कम तापमान अनुभव होता है, यानी ठंड अनुभव होती है, या हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता जाता है। ये कैसे कम होगा? 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री कम। अगला क्वेश्चन, भूकंप के समय निकलने वाली कौन सी गैस गैस कौन सी है जिसे जीव जंतु यह आवाज कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है? तो यह गैस रेडोन गैस है। क्योंकि जब रेडोन का स्त्राव होता है तो जीव जंतु अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, उनकी ग्रहण शक्ति अधिक होती है, इसलिए वो भूकंप का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। पूछा जा सकता है, भूकंप को कौन से यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी को दर्शाने वाला एक चित्र है। यह पृथ्वी पर ज्वालामुखी दर्शाने वाली एक श्रृंखला है। अर्थात जब आप देखोगे कि ये महाद्वीप है और इस महाद्वीपों के किनारे आपको एक इस प्रकार से श्रृंखला दिखाई देगी, यानी वो भूगर्भीय प्लेटें हैं जिनके किनारे पर ज्वालामुखी आती है और इसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सर्वाधिक कोरियोलिस बल कहाँ पर होता है? जैसे आपने पढ़ा है कि कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में घूमती हैं, वही कोरियोलिस बल है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। ध्रुव पर सर्वाधिक कोरियोलिस बल होता है। ध्रुव पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास चक्रवात नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हवाओं का मूवमेंट नहीं होता है और हवाएं सीधी चलती हैं। और चक्रवात कब आएगा? जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घूम जाएगी और इसी घूमती हुई हवाओं से ही चक्रवात का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, नज़्का प्लेट कहाँ पर स्थित है? नज़्का प्लेट दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास स्थित है। यानी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि पृथ्वी है वो विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके इस किनारे पर यहाँ एक छोटी सी प्लेट है और इसी को हम नज़्का प्लेट कह देते हैं। कोकोस प्लेट कहाँ पर है? इसी नज़्का प्लेट के ऊपर, और यहाँ पर कैरिबियन सागर है और कैरिबियन द्वीप है, ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो इसी के पास यहाँ पर कोकोस प्लेट स्थित है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के बीच कैरिबियन प्लेट के पश्चिम में और नज़्का प्लेट के ऊपर कोकोस प्लेट स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां कौन से सागर का हिस्सा है? अर्थात कौन से सागर के तलछट के जमाव के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होती है? विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा कि जहाँ हिमालय है वहाँ कभी एक सागर हुआ करता था। उस सागर का नाम है टेथिस सागर। तो टेथिस सागर है वो हिमालय की जगह पहले था। जब भूगर्भीय हलचलें होती हैं तो तलछट का जमाव होता है और टेथिस सागर के अंदर जो तलछट है उसी के अंदर संपीड़न के कारण ये वलित होती है और हिमालय का निर्माण होता है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा से निर्मित प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती है? जब लावा, जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो उसके ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कह देते हैं। पुनः क्रिस्टलीकरण के कारण कौन सी सेल का निर्माण होता है? जब आग्नेय चट्टान और एक दूसरी होती है अवसादी चट्टान, उनका जब क्रिस्टलीकरण होता है तो कायांतरी चट्टानों का निर्माण होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी के भूगर्भ के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? जिस प्रकार हम जंतु विज्ञान के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं या जूलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भूगर्भ के जो अध्ययन है उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी के भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है,
ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये कायांतरित को ही हम रूपांतरित कहते हैं, रूपांतरित प्रकार की शैल है। जिस प्रकार पृथ्वी के भूगर्भ के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार मृदा के अध्ययन से संबंधित अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताओगे पेडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी होती है? जब बारिश होती है तो जल बहता है, और जल बहता है तो वो नदी के अंदर भी बहता है और धरातल पर भी बहता है। तो उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है? क्योंकि जल अपरदन भी करता है और निक्षेपण का कार्य भी करता है। तो वी आकार की घाटी बनती है, कहीं पर अवमंदित कुंड बनते हैं, कहीं पर गोर्ज बनता है, कहीं पर कैनियन बनता है, कहीं पर नदी वेदिकाएं बनती है। ये जल के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, न कि निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। अगला प्रश्न है, जल द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है? जब जब जल निक्षेप करता है तो कौन सी स्थलाकृतियां बनेगी? तो पहला है जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, और दूसरा डेल्टा। जब नदी समुद्र में गिरती है तो उसका ढाल कम होता है, तो नदी के साथ जमा हुआ तलछट समुद्र के किनारे पर एकत्रित हो जाता है, तो पानी है वो नदी का बंट जाता है, तो इस प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाती है। तो ये बीच में जो जमा हुआ तलछट है, यही डेल्टा कहलाता है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद है का जो ऊपरी भाग है, जिसको हम गोमुख कह देते हैं, वही भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत है। अगला प्रश्न है, पवन निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी हैं? जब पवनें बहती हैं, जैसे राजस्थान की बात करें, तो वहां पर कौन सी स्थलाकृतियां बनती है? पहला बरखान, यानी अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं, वही बरखान कहलाते हैं। दूसरा है प्लाया झीलें, जैसे जैसलमेर के एरिया के अंदर, जहां से मिट्टी पवनों के द्वारा हट जाती है और एक थोड़ी सी गहरी आकृति बन जाती है, जिसमें पानी भर जाता है, तो ये प्लाया झीलें बन जाती है। छत्रक, जब हवाएं चलती हैं तो कठोर चट्टान तो खड़ी रहती है और नरम चट्टान है वो पौने काट लेती है, तो इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है, इसी को हम छत्रक कह देते हैं। यह महासागरीय लहरें जो भूकंप का कारण उत्पन्न होती है। सुनामी क्या है? अगला प्रश्न, सुनामी महासागरीय लहरें हैं। जब भूकंप आता है तो समुद्र की लहरें काफी ऊंची उठती है, और ये ऊंची उठी लहरें ही जो है सुनामी कहलाती है। सुनामी जापानी शब्द है, और इसका अगर हम लिख कर देखते हैं तो इसका नाम होता है TSUNAMI, सुनामी। क्यों? क्योंकि टी साइलेंट रहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों भारी होते हैं, तो अधिक ऊंचाई पर नहीं पाए जाते, इसलिए वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा है वो शून्य हो जाती है, और ऑक्सीजन है वो बहुत ही विरल हो जाती है। अगला प्रश्न है, चार बाहरी ग्रहों को क्या कहते हैं और उनका नाम क्या है? जैसे हमने सौर मंडल के अंदर पढ़ा 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में प्रारंभिक 4 ग्रह जो है वो आंतरिक ग्रह है, और बाकी बाहरी ग्रह हैं, 4 है जो बाहरी ग्रह। तो जो बाहरी ग्रह है इन्हीं को हम जोवियन कहते हैं, यानी जोवियन ग्रह है। और इन ग्रहों में कौन कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में देखा था कि शनि ऐसा ग्रह है जिसको पानी में डालने पर वो डूबता नहीं है, यानी उसका जो घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व से या पानी के घनत्व से कम है। तो जोवियन ग्रह बाहरी ग्रहों को कहा जाता है। अगला है, क्षोभ मंडल की मोटाई कहाँ पर सर्वाधिक होती है? वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो उसमें हम देखते हैं तो क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, यानी विषुवत वर्त के ऊपर होती है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत संचार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जिसको हम रेडियो, टेलीविजन आदि चलाते हैं? सैटेलाइट का उपयोग होता है, तो इसके लिए आयन मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी है? तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर क्षेत्र में जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो 1.94 कैलोरी मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, यानी किस तारीख को होती है, और इस स्थिति को हम भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, और इसको हम अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकट कब होती है, इसे क्या कहते हैं? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और इसे हम उपसौर कहते हैं। इन दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। चूंकि पृथ्वी अपने एक निश्चित परिपथ में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये कभी
पृथ्वी सूर्य के निकट आती है, कभी दूर जाती है। जब ये सूर्य के निकट आती है तब इसको हम उपसौर कहते हैं, जब ये सूर्य से दूर जाती है तो हम अपसौर कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, पूछा क्या है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर हम इसको चित्र के द्वारा देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये कहता है समतल अक्ष, मतलब अगर हम यहाँ पर एक लंब डाल दें तो ये तो 23.5 डिग्री का हुआ, और इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 30 में जो पूछा गया है वो इस एंगल का पूछा गया है कि ये एंगल कौन सा है। जैसे मैं ये कहूँ ये 66.5 डिग्री का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायुमंडल किस विकिरण के द्वारा गर्म होता है? पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। पार्थिव विकिरण का मतलब जब लघु तरंगों के रूप में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है और टकराकर दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाती है, तो यहाँ पर वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैसें और धूल के कण इसको रोककर वायुमंडल को गर्म करते हैं, इसी को हम पार्थिव विकिरण कह देते हैं। अगला प्रश्न है, एल्बिडो क्या है? एल्बिडो पृथ्वी का होता है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती है तो यहाँ पर जो बर्फ है या किसी अन्य घटकों के द्वारा ये सूर्य की किरणें वापस परावर्तित हो जाती है, यानी सूर्य ताप के अंदर जो पृथ्वी को जो कुल ऊष्मा मिल रही है वो कम हो जाती है, इसी को हम पृथ्वी का एल्बिडो कह देते हैं। यानी सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊष्मा को विकिरण द्वारा परावर्तित हो जाती है, यह पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समताप रेखाएं क्या होती हैं? यह वो रेखाएं होती है जो मानचित्र पर समान तापमान को दर्शाती है, इसी को हम समताप रेखाएं कहते हैं। ऐसे ही अगर समान लवणता यानी समुद्र में जो समान लवणता है उसको दर्शाने वाली रेखा को हम समलवण रेखा या आइसोहेलाइन कहते हैं। ये रेखाएं मानचित्र पर खींची जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी है? यानी जैसे जैसे हम धरातल से आसमान की ओर जाएंगे तो जो तापमान है वो घटता जाता है, और वो कितना घटता है? जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा जिसमें देखा था कि 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक वैसे ही 1 किलोमीटर पर जाने पर यह तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी का तापमान कितना है? यानी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना रहता है? इसका सर्दी और गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम औसत यानी एवरेज टेम्परेचर को लेकर चलते हैं। तो याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसको हम फारेनहाइट में चेंज करें तो 57 डिग्री फारेनहाइट होता है। 14 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 13.9 कुछ 9 के आसपास है, अगर और एक्चुअल डाटा बताऊं तो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? आपने देखा होगा कि महासागर में किसी महासागर में लवणता अधिक होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी में औसत लवणता कम है, अरब सागर में ज्यादा है, तो ऐसी विविधता पाई जाती है। लेकिन हम अगर सभी की औसत मापें तो 35 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। अब ये ध्यान में रखना है कि लवणता को हम प्रति हजार में मापते हैं, तो इसके आगे साइन हम इस प्रकार से लिखते हैं 35 प्रति हजार, यानी यहाँ पर 2 डॉट आएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायुदाब मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो वायुदाब को हम मिलीबार में मापते हैं, वायुदाब को हम मिलीबार में मापते हैं, और समुद्र तल से मापते हैं, इसलिए समुद्र तल पर जो वायुदाब है वो कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ये जो वायुदाब है वो घटता जाता है, यानी 10 मीटर जैसे ही हम ऊपर जाएंगे 1 मिलीबार जो वायुदाब है वो कम हो जाएगा। यहाँ मैंने इसलिए नोट में लिख दिया है कि यहाँ ऊंचाई के साथ घटता जाता है, प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार दाब है वो कम हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको हम समदाब रेखाएं कहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं, इसी प्रकार समान वायुदाब के क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहते हैं। सबसे कम वायुदाब किन अक्षांशों पर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर वायुदाब सबसे कम होता है, इसीलिए यहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं, ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा लगने वाला बल
कोरियोलिस बल होता है। जैसे हमने कहा ये कोरियोलिस बल ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो दोनों क्वेश्चन समान है और इसी कारण हम जितने भी हम सैटेलाइट छोड़ते हैं वो भूमध्य रेखा के निकट से ही छोड़े जाते हैं, क्योंकि वहां पर वायु दाब भी कम होता है और कोरियोलिस बल शून्य होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, घर्षण सबसे कम कहां पर होता है? तो समुद्र तल पर घर्षण सबसे कम होता है। यही कारण है कि चक्रवातों की गति सबसे ज्यादा समुद्र पे होती है और तट पे आकर वो शांत हो जाते हैं। तो समुद्र तल पर कोई अवरोध नहीं होता, इसलिए घर्षण कम होता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किसके द्वारा और कब दिया गया? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पृथ्वी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो बताता है कि पृथ्वी प्लेटों पर बसी हुई है या पृथ्वी है उसके विभिन्न प्लेटें हैं। कुछ मुख्य प्लेट है, जैसे हमने नज़्का प्लेट की बात की थी, वो छोटी प्लेट है, वैसे ही एशियन या यूरेशियन प्लेट है। इस प्रकार से कुछ प्लेटें बनी हुई है। तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत 1967 के अंदर दिया गया था और ये 3 भूगोलवेत्ताओं यानी मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा दिया गया है, जो बताता है कि पृथ्वी विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहाँ पर बनता है? ये विषुवत रेखा के पास में बनता है, निम्न दाब के क्षेत्र में, जहां पर उच्च दाब और निम्न दाब होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेडले प्रकोष्ठ या सेल कहां पर बनती है? तो 0 से 30 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में बनती है और हेडले सेल है वो पवनों का प्रवाह है। इसी प्रकार से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फेरल प्रकोष्ठ कहां पर बनती है? ये 30 से 60 डिग्री के ऊपर बनती है, ये ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम क्वेश्चन से बात करें तो ये हमारा वृत्त है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र होता है और 30 डिग्री पर उच्च दाब का केंद्र होता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है और ये हवाएं निम्न दाब पर आकर गर्म होकर ऊपर उठती है और फिर 30 डिग्री पर उतरकर ठंडी हो जाती है और फिर वापस इसी का स्थान लेने के लिए हवाएं चलती हैं। तो जो वायुमंडल में ये हवाएं 0 से 30 डिग्री के ऊपर सर्किल के रूप में घूमती है, इसी को हम हेडले प्रकोष्ठ कहते हैं। और अगर यही 30 और 60 डिग्री के बीच में, चूंकि 60 डिग्री पर फिर वापस निम्न दाब का क्षेत्र आ जाता है, तो इसी को हम फेरल प्रकोष्ठ कह देते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वाताग्र क्या है? जब दो भिन्न तापमान वाली हवाएं आपस में मिलती हैं, जैसे एक उष्ण है और दूसरी शीत है, जब दोनों मिलती हैं तो जो हवाएं मजबूत होगी वो हल्की हवाओं को ऊपर उठा देती है और इन्हीं के बीच में जो स्थिति बनती है इसी को हम वाताग्र कहते हैं। यानी जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उसके मध्य सीमा क्षेत्र है वो वाताग्र कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है एल नीनो क्या है? पेरू के तट पर यानी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके इस तट के ऊपर एल नीनो क्या है? पेरू तट के निकट तट के गर्म करने की घटना को एल नीनो कहते हैं। जब इस तट पे तापमान बढ़ता है तो ये बारिश को भी प्रभावित करता है और जलवायु को भी प्रभावित करता है और इन्हीं हवाओं को हम एल नीनो कह देते हैं। तो अर्थ इसका ये हुआ कि पेरू तट के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को हम एल नीनो कह देते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो सर्वाधिक सर्वमान्य सिद्धांत है वर्तमान में, थ्योरी ऑफ बिग बैंग, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया है और 1920 में इस सिद्धांत को दिया था। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य ताप क्या है? पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा या सूर्य ताप ही सौर ताप या सूर्य ताप है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भौतिक भूगोल से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।